तो कहानी की शुरुआत में हमें डेमियन नाम करके एक रईस इंसान को दिखाया जाता है। डेमियन ने खुद के मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि उसका मुकाबला करने वाला आसपास कोई नहीं बचा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन इंसान अपने शरीर से एक दिन हार जाता है। और अब यही चीज डेमियन के साथ हो रहा है। उसके पास पैसा तो ढेर सारा है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो अपने सबसे पुराने खास दोस्त मार्टिन के साथ बैठा हुआ था। मार्टिन को भी पता है कि डेमियन को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसी वजह से मार्टिन अपने दोस्त की हेल्प करना चाहता था। वो डेमियन को एक कार्ड देता है। मार्टिन ने कार्ड पर लिखा था कि ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद डेमियन कंपनी में जा करके ओल ब्राइट नाम करके एक बंदे से मिलता है। दरअसल ये वही बंदा है जो इस कंपनी को संभालता है। यहाँ पर वो डेमियन को बताता है कि अक्सर अमीर लोग हमारे पास इलाज करवाने के लिए जरूर आते हैं। अगर आप खुद को जीवित रखना चाहते हो तो आपका शरीर दूसरे शरीर में जीवित रह सकता है, लेकिन यह करने के बाद आपकी पुरानी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बस इसी वजह से डेमियन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता है। एक दिन डेमियन अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, जहां हमें मालूम चलता है कि उसकी बेटी एक एनजीओ चलाती है। दरअसल डेमियन को अपने काम और पैसों से प्यार है और इसी वजह से वो अपनी बेटी को समय नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से अब उनकी बेटी भी उनसे दूर रहने लगी थी। वैसे डेमियन चाहता था कि उसकी बेटी वापस घर आ जाए। वो अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए एक चेक निकाल करके उसे देता है, लेकिन उसकी बेटी चेक लेने से इनकार कर देती है। इसके बाद डेमियन भी चुपचाप अपने ऑफिस में चला जाता है और लैपटॉप को ऑन करने के बाद वो एक वीडियो देखने लगता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी था जो कह रहा था कि अगर हम चाहे तो किसी की बॉडी में जीवित रह सकते हैं। हमारी कंपनी ने इस चीज का रिसर्च कर लिया है। ठीक उसी समय डेमियन की हालत काफी खराब हो जाती है। इसी वजह से उसे एडमिट करना पड़ जाता है। डेमियन फैसला करता है और ओल ब्राइट के पास कॉल करके उनसे कहता है कि मैं तैयार हूँ। जिसके बाद ओल ब्राइट कहता है कि प्लान के मुताबिक सबसे पहले आपको मारना होगा ताकि दुनिया को लगे कि आप खत्म हो चुके हो। अब एक दिन मार्टिन और डेमियन ये दोनों बैठ करके कंपनी के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। तब इस दौरान जो डेमियन था वो ढेर सारी कॉफी को पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो गिर करके बेहोश हो जाता है और इसके बाद एम्बुलेंस वाले उसे यहाँ से उठा ले जाते हैं। दरअसल ये एम्बुलेंस वाले ओल ब्राइट के लोग थे जो डेमियन को लेकर के सीधा उसके कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर ओल ब्राइट डेमियन के शरीर की जाँच करता है और उसे मशीन के अंदर भेज देता है। इस मशीन की एक खासियत थी कि ये बिल्कुल चुंबक की तरह था। अगर कोई भी मेटल शरीर में छूट जाता तो काम पूरा नहीं होता। इसीलिए डेमियन के सारे कपड़े सब कुछ उसके शरीर से उतारने के बाद उसे मशीन के अंदर डाला जाता है। एक तरफ डेमियन की बॉडी थी और दूसरी तरफ वो बॉडी थी जिसके अंदर डेमियन खुद को जिंदा रखने वाला था। थोड़े समय के बाद जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तब डेमियन खुद को एक नए शरीर में पाता है। उसका जो पुराना शरीर था, मतलब कि असली वाला, वो खत्म हो चुका था। शरीर एक्सचेंज होने के बाद ओल ब्राइट डेमियन का अच्छे से ख्याल रखने लगता है, क्योंकि अभी भी डेमियन को अच्छी तरह ठीक होने में कुछ वक्त लगने वाला था। इस प्रक्रिया की वजह से डेमियन को हेलुसिनेशन हो रहा था, जिस पर ओल ब्राइट कहता है कि ऐसा होते रहता है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो डेमियन को बताता है कि तुम्हारा दूसरा काम भी पूरा हो चुका है, मतलब कि जो असली वाला डेमियन था वो दुनिया के सामने खत्म हो चुका है। अब जिस बॉडी के अंदर डेमियन इस वक्त खुद को जिंदा रख रहा है उस बॉडी का नाम है एडी, और वैसे भी ओल ब्राइट उसका नाम चेंज करके एडी रख भी देता है। इसीलिए अब हम डेमियन को एडी करके बुलाएंगे। ओल ब्राइट कहता है कि तुम्हें ठीक होने में अभी भी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, तुम्हें यहीं पर रह करके खुद को ठीक करना होगा। इसी के साथ वो एडी को एक दवा हर दिन खाने के लिए देता है। वो कहता है कि अगर तुमने इस दवा को मिस किया तो तुम अपनी याददाश्त खो बैठोगे, इसीलिए तुम्हें ये दवा हर दिन खानी है। अब एडी को एक नए पहचान के बारे में उसे बताया जाता है और यहाँ पर रह करके उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। समय के साथ साथ जब एडी बिल्कुल ठीक हो जाता है, चलने फिरने लगता है, तब ओल ब्राइट उसे क्रेडिट कार्ड और उसका एक आईडी देता है। वो दवा भी देता है और कहता है कि 1 हफ्ते की दवा है, इसके बाद मैं तुमसे खुद मिल करके आगे की दवा तुम्हें दूंगा। इतना कहने के बाद ओल ब्राइट एडी को ले जा करके उसके घर के सामने छोड़ देता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडी ने इन सब के बदले
ओलब्राइट को $500 मिलियन दिया है। इसी वजह से एडी को एक नए घर के साथ साथ एक सुपर कार भी गिफ्ट में मिलता है। अगले दिन हम एडी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर चला जाता है। फुटबॉल खेलने के बाद जब एडी थोड़ा आराम करने के लिए चला जाता है तभी उसके पास एंटोम नाम करके एक इंसान आता है जो एडी के साथ में अभी फुटबॉल खेल रहा था। वो एडी से हाथ मिलाता है और कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो। जिसके बाद एडी कहता है कि हाँ, मैं अभी यहाँ पर नया हूँ और घूमने टहलने के लिए आया हूँ। यह सुनने के बाद एंटोम कहता है कि तब तो हमारे खूब जमेगी, क्योंकि मैं भी बहुत अकेला रहता हूँ और घूमने टहलने वाला मेरे साथ कोई नहीं है। इस तरीके से एंटोम और एडी के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों काफी वक्त साथ में बिताते हैं। एंटोम के साथ में रहने की वजह से एडी को भी ढेर सारे लोग पसंद करने लगते हैं और यहाँ पर उसकी भी एक पहचान बन जाती है। बीच बीच में ओलब्राइट एडी के पास आता था और उसे दवाइयाँ दे करके चला जाता था। यहाँ पर रह करके एडी बहुत एंजॉय करता है। एक दिन जब वो दवा को खाने वाला था तभी उसके साथ में जो लड़की थी वो उसे डिस्टर्ब कर देती है और इस तरीके से एडी दवा खाना भूल जाता है। यहाँ पर आए हुए एडी को काफी दिन हो गया था और उसे अपनी बेटी की याद भी आ रही थी, इसीलिए वो अपनी बेटी के पास कॉल करके उसकी आवाज को सुनता है और फिर कॉल को कट कर देता है। दवा न खाने की वजह से एडी को हेलुसिनेशन होने लगता है। हेलुसिनेशन के दौरान वो एक छोटी सी बच्ची और एक औरत को देखता है। वो देखता है कि बच्ची बहुत परेशान है और उसे हेल्प की जरूरत है। एडी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये सब क्यों दिख रहा है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद जब ओलब्राइट उसके पास आता है तब वो इसके बारे में उससे पूछता है। वो एडी से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो तुम्हारी एक याद है जिसे तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ओलब्राइट कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी दिनों से रखा है, अब तुम बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। वो एडी को एक टिकट और पासपोर्ट भी देता है। ओलब्राइट उसे स्विट्जरलैंड भेज रहा था, लेकिन वो वहाँ पर न जा करके उस जगह पर जाना चाहता था जिस जगह को उसने हेलुसिनेशन में देखा था। जब वो गूगल पर सर्च करता है तब उसे मालूम चल जाता है कि उस जगह का नाम है सैंटियागो। ओलब्राइट का एक आदमी एडी को ले जा करके एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और यहाँ से एडी सैंटियागो का टिकट कटवा करके वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। कुछ समय के बाद वो ठीक उस जगह पर जा करके पहुँच जाता है जहाँ के बारे में वो हेलुसिनेशन में देख रहा था। यहाँ पर पहुँचने के बाद एडी को रोड के दूसरी तरफ एक छोटा सा घर दिखाई देता है। एडी उस घर के पास जाता है और किसी को पुकारता है, लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आती है, इसीलिए वो घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद जब एडी इन परिवार वालों के साथ खुद की तस्वीर को देखता है तब वो काफी हैरान हो जाता है। एक नहीं बल्कि एडी की ढेर सारी तस्वीर को दीवार पर लगाया गया था। ठीक उसी समय कोई था जो कार लेकर के घर के बाहर आ जाता है। दरअसल वो घर की ही एक औरत थी जिसका नाम था मैडलिन। वो एडी के ऊपर गन तान देती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब एडी घूमा तब वो एडी को देख करके बहुत हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये दोनों कुछ बात कर पाते उससे पहले ही घर पर कुछ लोग आकर के पहुंच जाते हैं। एडी जा करके जब उन लोगों को देखता है तभी वे लोग उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी एडी को पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे पकड़ रखा है वो एंटोम के लोग हैं। अब यहाँ पर एडी के सामने एक नई सच्चाई का खुलासा होता है। यहाँ एंटोम बताता है कि ये औरत अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए हमने उसे पैसे दिया। इस समय तुम जिस शरीर में हो ये उसके पति का है। आर्मी में घायल होने के बाद इंश्योरेंस वालों ने इन्हें पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने पैसे दे करके उनकी बॉडी को खरीद लिया। यहाँ एडी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि ओलब्राइट ने उससे झूठ बोला। उसने एडी से झूठ बोला कि वो जेनेटिकली तरीके से बॉडीज को अपने लैब में बनाता है। तभी एडी देखता है कि उस औरत के कार को ये लोग जला रहे थे। दरअसल ये लोग औरत को खत्म करना चाहते थे क्योंकि ये लोग किसी भी प्रकार का कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे। जब एडी वॉशरूम में था तभी एंटोम का एक आदमी भी उसके साथ था जिसके ऊपर वो हमला करके उसे घायल कर देता है। आवाज को सुन करके एंटोम उसके पास जाता है और कहता है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, हम बस तुमसे बात करना चाहते हैं। बात करने के बहाने से एंटोम जैसे ही अंदर जाता है तभी वो एडी के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस दौरान जो एंटोम था वो बाहर आकर के गिरता है। वो अपने लोगों से कहता है कि घर को जला दो। उसके लोग जब घर में आग लगाते हैं तभी एडी भाग करके मैडलिन के पास जाता है। वो उसे उठाता है और उसे अपने साथ ले करके बेसमेंट में चला जाता है। नीचे से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो गन से एक एक करके एंटोम के सारे आदमियों को
शूट कर देता है। इस दौरान आग लगने की वजह से एंटोम का पूरा शरीर भी जल जाता है। सभी लोगों को खत्म करने के बाद अब एडी यहाँ से जाने लगता है। तभी मैडलिन उससे कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और वे लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर एडी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना होगा। इसके बाद मैडलिन उसे लेकर के स्कूल के पास जाती है क्योंकि उसकी बेटी स्कूल में थी। इस दौरान जब एडी कार में बैठा हुआ था तब वो मैडलिन के फोन में वीडियो को देखने लगता है। वीडियो में वो देखता है कि वो अपनी बेटी के साथ जन्मदिन मना रहा था। उसकी एक हैप्पी फैमिली थी, वो बहुत खुश था। अचानक से जब मैडलिन की बेटी एना एडी को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इस समय एना को लग रहा था कि ये उसके पिता हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अब रात के समय में एडी अपनी दवाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दवाइयां नहीं मिल रही थी क्योंकि वो खो चुका था। एडी लैपटॉप को लेकर के बाहर जाता है और उस आदमी के वीडियो को देखने लगता है जिसकी वीडियो उसने पहले भी देख रखा था। अब इस वीडियो को जब एडी देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये बूढ़ा आदमी बार बार एक ही हरकत को कर रहा था और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यही सेम हरकत बार बार ऑलब्राइट भी कर रहा था। अब इससे एडी को मालूम चल जाता है कि ये बूढ़ा आदमी ऑलब्राइट है, जो कि जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग को अपने ही एक स्टूडेंट के शरीर में डाल दिया है। दवाई न खाने की वजह से फिर से एडी को हेलुसिनेशन आने लगता है, जिसका मतलब था कि वो अपनी याददाश्त को धीरे धीरे खो रहा है। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि एडी अपने साथ मैडलिन और एना को लेकर के कहीं पर जा रहा था। दरअसल वो मिस जेनसन से मिलना चाहता था, जो कि ऑलब्राइट की बीवी है। यहाँ जेनसन के जरिए एडी को मालूम चलता है कि ऑलब्राइट काफी दिनों से उससे मिलने नहीं आ रहा है, बल्कि अब मुझसे ऑलब्राइट का एक स्टूडेंट मिलने के लिए आता है और मेरा फेवरेट कुकीज भी अपने साथ लेकर के आता है। मिस जेनसन को नहीं पता था कि अब ऑलब्राइट उसी स्टूडेंट के अंदर जिंदा है। अब इसके बाद जो एडी था वो ऑलब्राइट के पास कॉल करता है और उसे घर आने के लिए कहता है। उसे अपनी बीवी की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो भाग करके फौरन घर आ जाता है। यहाँ पर जब वो आता है तब एडी उससे कहता है कि तुमने अपने ही स्टूडेंट को जान से मार दिया और तुमने अभी तक अपनी बीवी को धोखे में रखा है, जिस पर ऑलब्राइट कहता है कि जिंदा रहने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं भी अपनी बीवी को अपनी तरह बना देता, लेकिन क्या करूं, उसे अल्जाइमर की बीमारी है। अब इसके बाद एडी ऑलब्राइट को अपने साथ उसके लैब में लेकर के जाने लगता है, लेकिन ऑलब्राइट का एक आदमी आसानी से एडी पर हमला करके उसके हाथों से गन को छीन लेता है। अब जब ये लोग एडी को लेकर के जा रहे थे तभी उसे हेलुसिनेशन आने लगता है। उसी समय यहाँ पर मैडलिन भी आ जाती है। ये लोग मैडलिन को मारने वाले थे, इसीलिए एडी लोगों के ऊपर हमला करता है। ऑलब्राइट का ये आदमी जब एडी को मारने वाला था तो उसी समय मैडलिन उसे गन से शूट कर देती है। गोली जा करके उसके कान पर लगती है और लॉकेट को देखने के बाद एडी को मालूम चलता है कि सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो एंटोम है। अगर आपको याद होगा तो एंटोम की पूरी बॉडी जल चुकी थी, इसलिए अब वो खुद को इस नए बॉडी में जिंदा रखा है। इन सब को लेकर के मैडलिन बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार को रुकवाती है और एडी से इन सब के बारे में पूछती है। इसके बाद एडी उसे पूरी सच्चाई बता देता है। इस तरीके से अब मैडलिन को मालूम चल चुका था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो उसका पति नहीं बल्कि उसके पति के रूप में कोई और है। ये बात तो मैडलिन समझ जाती है, लेकिन उसकी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल था। एडी कहता है कि इस वक्त तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अगर नहीं गई तो वे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। मैडलिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो एडी की बात मान करके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब मैडलिन के साथ में एडी अपने पुराने दोस्त मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बताता है कि मैं ही डेमियन हूँ, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। वो डेमियन है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए वो मार्टिन को एक पुराना लेटर देता है और इसी के साथ वो मार्टिन को कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता है जो सिर्फ इन्हीं दोनों को पता था, जिससे मार्टिन को यकीन हो जाता है कि सामने जो इंसान बैठा है वो डेमियन है। मार्टिन कहता है कि प्राइवेट जेट आने वाला है, तैयार रहो, यहाँ से निकल जाना। एडी और मैडलिन जब ये दोनों कमरे में बैठ करके बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं, जिसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद जब एडी को एना के बारे में याद आता है तब वो भाग करके नीचे आता है। यहाँ पर एडी मार्टिन के बेटे को देखता है, जिसको देखने के बाद वो काफी चौंक जाता है। दरअसल बात ऐसी है कि मार्टिन के इस बेटे की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन मार्टिन के बेटे को देखने के बाद एडी समझ जाता है कि मार्टिन भी ऑलब्राइट के पास गया था और उसने
ने अपने बेटे को दूसरे के शरीर में जीवित रखा है। लेकिन यहाँ पर जब मार्टिन को मालूम चलता है कि जिसके बॉडी में उसका बेटा जीवित है उसकी भी एक फैमिली थी, यह सुनने के बाद मार्टिन को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मार्टिन को भी यही बताया गया था कि बॉडी को जेनेटिक तरीके से लैब में बनाया गया है। यहाँ मार्टिन कहता है कि उन लोगों के आने में अभी भी बहुत वक्त है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद जो एडी था वो कार को लेकर के अकेले ही जाता है, क्योंकि मैडलिन और एना को लेकर के मार्टिन अपने साथ चला गया था। इधर एंटोम अपने आदमियों के साथ एडी के कार का पीछा करने लगता है। इस दौरान एंटोम अपनी कार को सामने से लेकर के आ रहा था। इन सबकी कार एक दूसरे से भिड़ जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। एंटोम की कार पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इधर जो मार्टिन था वो मैडलिन और एना को लेकर के जंगल के रास्ते से जा रहा था, लेकिन उसी समय ओलब्राइट के लोग कार से आ जाते हैं और उन दोनों को अपने साथ उठा ले जाते हैं। इधर एडी जा करके जब चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि एंटोम खत्म हो चुका है। इसके बाद वो एक होटल में जा करके बैठ करके मार्टिन का इंतजार करने लगता है। दरअसल मैडलिन और एना को लेकर के मार्टिन इसी जगह पर आने वाला था, लेकिन जब मार्टिन खाली हाथ यहाँ पर आता है तब एडी उसे देख करके काफी निराश हो जाता है। मार्टिन बताता है कि जब वो जंगल में था तभी ओलब्राइट के लोग आ करके उन्हें उठा ले गए। अब मैडलिन और एना को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके अड्डे के बारे में एडी को नहीं पता था। मार्टिन दवाई निकाल करके एडी को देता है और कहता है कि मेरी बीवी ने इस दवाई पर रिसर्च किया है, वो इस दवा को बना सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। लेकिन एडी उनमें से नहीं था, वो अभी भी मैडलिन और उसकी बेटी एना की हेल्प करना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो कुछ समय तक दवाई को नहीं खाएगा तब उसे हेलुसिनेशन आने लगेगा। इसीलिए एडी दवाई को नहीं खाता है, क्योंकि वो यादों के जरिए उस जगह के बारे में पता करना चाहता था जहाँ पर ओलब्राइट का लैब है, क्योंकि वो यादें मैडलिन के पति में अभी भी है। यादों की मदद से एडी को मालूम चल जाता है कि उसे एक वेयर हाउस की तलाश करनी है, क्योंकि वेयर हाउस के आसपास ही कहीं उसका लैब है। इस तरीके से एडी बड़े ही आराम से ओलब्राइट के लैब के बारे में पता लगा लेता है। बाहर के आदमी को ठिकाने लगाने के बाद वो आराम से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एडी को एक आदमी दिखाई देता है जिसके ऊपर वो हमला कर देता है, और इसके बाद वो लैब के अंदर चला जाता है। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बॉडी को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि एंटोम की बॉडी को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ओलब्राइट भी कांच के जरिए एडी के ऊपर नजर रखा था। एडी उसे गन से शूट करता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओलब्राइट कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वैसे भी एंटोम को एक नई बॉडी की जरूरत थी और अब हम तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे। उसी समय ओलब्राइट के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो एडी को पकड़ लेते हैं। मशीन के अंदर डालने के बाद अब एंटोम की बॉडी को एडी के बॉडी में ट्रांसफर किया जाने लगता है। कुछ समय के बाद जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तब एडी को बाहर निकाला जाता है। ओलब्राइट को लग रहा था कि एंटोम की बॉडी अब एडी के शरीर में जा चुकी है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि मशीन के अंदर जाने से पहले एडी ने एक गोली को खा लिया था। और जैसे कि अगर कोई भी लोहे का सामान शरीर में होता है तो वो मशीन काम नहीं करती है। इस तरीके से वो एंटोम बन करके मैडलिन और एना तक पहुंच जाता है। वो ओलब्राइट के लोगों को मार करके इन दोनों को बचा लेता है। इधर थोड़ी सी जाँच करने के बाद ओलब्राइट को भी मालूम चल जाता है कि एडी के शरीर में एंटोम की बॉडी नहीं है, बल्कि एडी की बॉडी अभी भी जिंदा है। एडी सभी लोगों को मारते हुए फाइनली वो ओलब्राइट के पास आकर के पहुंच जाता है, लेकिन जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ था इसलिए ओलब्राइट को लगा कि वो नहीं मर सकता है। तभी हम देखते हैं कि एडी के पास एक फायर गन था जिसको चला करके वो ओलब्राइट को जिंदा ही जला देता है। ओलब्राइट के साथ उसकी जो लैब थी वो भी जल करके तबाह हो जाती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जो एडी था वो मैडलिन और एना को कुछ पैसे दे करके यहाँ से कहीं दूर भेज देता है। लौट करके आने के बाद डेमियन एडी बन करके अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, हम साथ में काम करते थे। इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी से काफी समय तक बात करता है और एक लेटर निकाल करके उसे देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत समय पहले दिया था, मुझे यहाँ आने में देर हो गई।
इसमें वो सारी बातें लिखी हुई है जो तुम्हारे पिता तुमसे कहना चाहते थे। इसके बाद एडी यहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब एडी सो रहा था तब अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो खुद को देख करके चौंक जाता है क्योंकि अब वो एडी नहीं बल्कि मैडलिन का पति मार्क बन चुका था। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी और खुद को देख करके वो यही सोच रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। वो उठ करके सामने रखे लैपटॉप के पास जाता है और उसे चालू कर देता है। एडी ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था जिसमें वो कहता है कि मैंने कई हफ्तों तक इस दवाई को नहीं खाया, इसी वजह से मेरी याददाश्त जा चुकी है और तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस मिल चुकी है। इसके बाद मार्क अपनी बीवी और बच्चे से मुलाकात करने के लिए एडी के द्वारा दिए हुए एड्रेस पर जाता है। यहाँ मैडलिन को लग रहा था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो एडी है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो मार्क है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।